Alright, Assalamualaikum everyone. So today we are doing May June 2020, actually October November 2020, paper 1 2 of O level biology. So let's start. In question number 1, they say that the diagram shows a part of a plant cell. Which part controls the entry of substances into the cell? तो जी देखें, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ कंट्रोल करती है एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस को इनटू द सेल, दैट इज़ नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमारी पार्शली परमिएबल होती है। अब क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल भी होगी, वैक्यूल भी होगा, बट जो आपकी सेल वॉल होती है दैट इज़ इट इज़ बेसिकली परमिएबल, फुली परमिएबल, तो वो किसी भी चीज़ को एंटर होने देती है अपने थ्रू। But cell membrane is actually what controls what enters and what does not enter into the cell. So now the question is, how do we realize कि इसमें से cell membrane कौन सी है? So जी बहुत आसान सी बात है, जो बाहर की लेयर है आपकी ये वाली, because ये plant cell है तो जो outermost layer होगी that will be a cell wall, right? So D can't be the answer. Looking at A, that's basically seems like chloroplast, so that can't be the answer either. B is the vacuole. Now, although vacuole की जो membrane होती है tonoplast, that is partially permeable, but that does not control what enters the cell or not. It controls what enters the vacuole or not, right? So इसलिए इसका आंसर B भी नहीं है. The answer is C, and you can see that, the second layer which we can see inside is the cell membrane. Okay, question number 2. Which statements about diffusion are correct? So molecules move at random. ये बिल्कुल एक correct statement है. Many people don't know, but the very basics of diffusion are they're actually in the principle of what we call as Brownian movement or Brownian motion. काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते, बट जब आपके पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर साइज़ के हो जाते हैं तो वो ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं, राइट? दे स्टार्ट मूविंग एट रैंडम, सो दैट एक्चुअली कॉन्सेप्ट गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन और द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं एट रैंडम, एंड हमें पता है कि डिफ्यूजन में वी आर एक्चुअली गोइंग डाउन द डिफ्यूजन ग्रेडियंट. ठीक है, नीचे जा रहे होते हैं हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, so this is correct as well. And then they say that molecules may move through a partially permeable membrane. So ये भी बात बिल्कुल ठीक है. डिफ्यूजन का क्राइटेरिया नहीं है कि एक partially permeable membrane हो, unlike osmosis, but it's basically अगर होगी तो फिर भी ठीक है, डिफ्यूजन हो जाएगी. अगर नहीं होगी partially permeable membrane तब भी हो जाएगी, ठीक है. बिकॉज व्हेन यू आर, लेट्स से व्हेन यू अप्लाई अ परफ्यूम, आपकी जो खुशबू है वो क्यों फैलती है रूम के अंदर? दैट्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, राइट? वहाँ पे तो कोई पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन आपके ब्लड में भी डिफ्यूजन हो रही है जहाँ पर पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया. सो मे कहना ठीक है, मॉलिक्यूल्स मे मूव थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो द आंसर वुड बी ए. Question number 3. An experiment measured the rate at which plants take up magnesium ions from solution. One plant was given a poison that stops respiration. Another plant was left as normal. The graph shows the results. Okay. देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लांट की जिसको हमने पॉइजन दिया था. अब उसके अंदर रेस्पायरेशन नहीं हो सकती, ठीक है. दैट्स द थिंग टू रिमेंबर, राइट? इट कैन नॉट परफॉर्म रेस्पायरेशन. अब बात ये, अगर ये रेस्पायरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये एनर्जी भी क्रिएट नहीं कर सकता, और अगर ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंडरगो नहीं कर सकता, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट requires energy, right? So one thing that I can cancel out right away is पॉइंट P पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही हो सकती. सही है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज़, यहाँ पे भी डिफ्यूजन है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन है, तो असल है कि पॉइंट N पे क्या हो रहा है, ठीक है. नाउ लुक, द अदर प्लांट विच इज़ लेफ्ट एज नॉर्मल, वो किस तरीके से टेकअप कर रहा है आपके आयंस को? हियर्स दी हिंट. अगर आप नोट करें तो ये जो P वाला प्लांट है उसकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है,
यानी कि लेट्स से यू हैव अ सेल, इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन्स हैं, लेट्स कॉल दैट एक्स, एंड ये उसकी इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के अंदर वाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन्स हैं. So it is only and only when x is less than y, right? When x is less than y that the entry begins. ठीक है. So concentration of magnesium ions in the solution जब आपके y हो जाते हैं जहाँ पर y is greater than x, तब आपकी entry start होती है. So यानी डिफ्यूजन तभी होगी ना जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, राइट? लेकिन अगर आप उस यानी हम पी के बारे में तो श्योर हैं कि डिफ्यूजन ही हो रही होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही. सो अगर डिफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो रही है फॉर अ नॉर्मल प्लांट, लेकिन हमारा जो प्लांट जिसको हमने नॉर्मल छोड़ा था उसकी तो यहाँ से अपटेक स्टार्ट हो गया बिल्कुल ज़ीरो से. यानी कि वो जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी सोल्यूशन में लेट्स से ज़ीरो भी थी तब भी इट वाज टेकिंग अप मैग्नीशियम आइंस. ऑब्वियसली बात है उसका रेट ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर डिफ्यूजन बिगिनस. दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस इन द सोल्यूशन, जिसके बाद से वो सेल के अंदर से ज़्यादा हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन और इसलिए डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है. इसकी बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रही है. तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि फिर इधर तक, एटलीस्ट इधर तक क्या हो रही होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो पॉइंट एन पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, एंड सो द आंसर वुड बी बी. Question number 4, starch digestion occurs in the mouth cavity and in the duodenum, but it stops in the stomach. So let's say you have your esophagus which is coming down, and then it leads to your stomach, and then that goes in, and then यहाँ पर आपके पास आपका small intestine आता है, right? So इसके जो beginning part होती है उसको हम कहते हैं as duodenum. So this is a small intestine, and let's say this was right over here was basically your mouth. So mouth में starch की digestion हो रही है, duodenum में नहीं हो रही है, लेकिन stomach में नहीं हो रही है, right? So what is the reason for that? देखें पहले ए को देख लेते हैं. कहते हैं ऑल द स्टार्च हैज़ बीन डाइजेस्टेड बिफोर इट रीचेस द स्टमक. अगर ये बात सच होती तो फिर ड्यूडेनम में क्यों डाइजेशन हो रही है अगर सारी की सारी माउथ में ही डाइजेस्ट हो गई है. And then in B they say that cells in the stomach do not produce amylase. Okay, I'll come back to this one. C, the pH in the stomach changes the shape of the amylase. I'll come back to this one as well. The temperature in the stomach is too high for amylase to work. तो ये तो बात बिल्कुल गलत है. आपकी जो गट है उसका टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होता है. सो इसमें टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा, अब ऑप्शन पीछे रह जाती है बी एंड सी. बात तो सच है कि स्टमक एमिलेज नहीं बनाता, बट थिंक अबाउट दिस. इज़ दिस रियली द रीज़न वाई स्टार्च की डाइजेशन माउथ कैविटी में नहीं हो रही है? यानी कि ये सोच लें कि आपके माउथ में जब एमिलेज प्रोड्यूस होता है, राइट, लेट मी चेंज द कलर. So let's say here's your food, it goes down like this. ठीक है. अब देखें इस फूड के अंदर जो आपका स्टमक में आ रहा है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यानी कि इस केस में हम स्टार्च की बात करें वो होगी. ठीक है. उसके साथ कुछ ना कुछ माउथ की एमिलेज भी आ रही है अंदर. ठीक है. अब बात यह है कि ये एमिलेज उस खाने के साथ आपके पेट में जा रही है तो उसको उधर काम कर लेना चाहिए, यानी स्टमक में डाइजेशन कर देनी चाहिए स्टार्च की. क्यों नहीं कर पा रही है एमिलेज जो माउथ से आ रही है उसके अंदर डाइजेशन? तो उसके पीछे आंसर ये है कि ये वाली एमिलेज आपकी अडेप्टेड होती है टू वर्क एट अ पीएच ऑफ 7 जो आपके माउथ का होता है, न्यूट्रल. बट हमारे स्टमक का जो पीएच होता है इट इज़ राउंड अबाउट 2, राइट. एंड इतनी हाई पीएच के ऊपर फिर क्या होता है, आपकी डी नेचर कर जाती है एमिलेज, बिकॉज इट्स ऑल्सो प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर अफेक्टेड बाई पीएच. एंड सो द आंसर फॉर दिस इज सी. ऑल्दो बी भी सही लग रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द रीज़न. ठीक है, स्टमक आपका एमिलेज प्रोड्यूस नहीं करता, बट व्हाट अबाउट द एमिलेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द माउथ? मतलब ठीक है, अगर स्टमक प्रोड्यूस नहीं कर रहा एमिलेज और अगर उसकी पीएच भी नॉर्मल होती यानी 7 होती तो आपकी स्टार्च की डाइजेशन हो जाती पेट में, क्योंकि एमिलेज माउथ से आ रही है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा. सो द रीज़न, इन फैक्ट जो प्राइमरी रीज़न है दैट इज़ कि पीएच ऐसी है स्टमक की
कि जो माउथ से भी एमिलेज आ रही होती है वो उसको डीनेचर कर देता है, उसकी शेप को चेंज कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ अ लीफ एब्जॉर्ब्स एंड यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो जी जाइलम तो आपका वाटर कैरी करता है, फ्लोएम आपकी शुगर ट्रांसपोर्ट करती है, एंड क्यूटिकल इज़ एक्चुअली द आउटर लेयर ऑफ योर एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स, राइट। और ये क्या करती है, ये एक्चुअली आपकी जो कह लें एक्सेसिव हीट लॉसेस हैं बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, इसको प्रिवेंट कर रही होती है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मीजोफिल, well these are the cells which, अब इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, पैलेसिड मीजोफिल सेल्स एंड देन स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, बट द पॉइंट इज़ कि इनके बारे में क्या करेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द रेस्ट। दैट इज़ दे हैव क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। और अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है यानी क्लोरोफिल है, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली फोटोसिंथेसाइज। और फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो। सो द थिंग दैट इज एक्चुअली यूजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज mesophil. Okay. Question number 6. How do carbon dioxide and water enter a leaf? तो देखिए, अगर ये आपका प्लांट है और ये उसका लीफ है, तो जो गैशियस एक्सचेंज है जितना भी अकर करता है, दैट अकर्स थ्रू समथिंग जो नीचे, ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट दैट मैक्रोस्कोपिक, बट वो लोकेटेड होती है आपकी एट द मोस्टली एट द बॉटम ऑफ द लीफ, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा. This is the in between space of your guard cells. And this is the point where your gaseous diffusion occurs. कुछ ऐसे दिखते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं ये आपके गार्ड सेल्स हैं। इसके अंदर से ये जो आपका होल है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, इसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो जिस पे ये बेस्ड है फिनोमेना, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस पानी की होती है, गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी डिफ्यूजन होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर, वेल वाटर जो है वो बेसिकली आपका किधर से आता है, रूट से आता है, राइट। आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उस पानी को, एंड देन दैट ट्रैवल्स अपवर्ड्स, और वो ऊपर जाता 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 यहाँ से वो लीफ में एंटर करता है। एंड येस, इट डज एग्जिट द लीफ फ्रॉम द स्टोमेटा, लाइक वाटर वेपर जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वो लीफ से निकलती है, लेकिन यहाँ पे बात एंटर होने की हो रही है। तो वाटर एंटर जो है वो आपके लीफ में बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड अदर थिंग्स, बट द मेन थिंग इज ट्रांसपायरेशन पुल. Okay, question number 7. The graph shows how the rate of photosynthesis varies with light intensity at two different temperatures. Other variables are kept the same. In which sections of the graph is light intensity limiting the rate of photosynthesis? तो लिमिटिंग एजेंट आपका वो होता है जो आपके रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिमिट करो, यानी कि अगर आपका वो लिमिटिंग एजेंट कम पड़ रहा है, आप यूँ समझ लें चलें। अब पॉइंट है ये कि पीएनआर में अगर आप नोट करें तो यू हैव रीच्ड ए प्लेट्यू। यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई जा रहे हैं, आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट हो गया। तो ऑल्दो लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, the rate of photosynthesis is still not increasing. So this means कि light intensity can't be the limiting agent because वो तो हम excess में provide करें, इसके बावजूद rate नहीं बढ़ रहा। So P and R can't be the answer. And क्योंकि वैसी दो options हैं तो Q and S इसका आंसर बन जाता है, but before reaching the plateau, इस region में अगर आप नोट करें तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, यानी कि इट वाज द लिमिटिंग एजेंट बिकॉज इसको बढ़ाने से बाकायदा रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और क्यू में भी यही हो रहा है, क्यू इज़ बेसिकली फॉर द बिगर पिक्चर और द ग्राफ एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो क्यू में भी यही हो रहा है until they reach the plateau. At that point there is some other limiting agent which can be temperature, which can be some other factors, but अभी लाइट इंटेंसिटी की बात हो रही है, उसके हिसाब से इसका आंसर क्यू एन एस बनता है। Okay, question number 8. What are the substrates and end products for amylase and lipase? So amylase works on your starch and lipase works on your fats. So I'm just going to cancel A and B out, and also D because as I said, lipase works on fat, not protein. So इसका आंसर वैसे ही C बन जाता है.
Even though if you don't even know the end products, you still can figure out the answer. But yes, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बनता है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बनता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द विलाई इन द इलियम? वेल देखिए, इलियम आपका it's basically the lower portion of your small intestine. So जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर मेन फंक्शन इज़ बेसिकली नाउ एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ पर हमें विलाय देखने को मिलते हैं, विच इज़ दीज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स on the walls of your small intestine. Now these have a role in surface area. एक चीज़ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना एरिया प्रोवाइड करिए जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो सकती है या एब्जॉर्प्शन हो सकती है. सो द मेन फंक्शन इज़ एक्चुअली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. यहाँ पर सिक्रीशन डाइजेशन कुछ नहीं होती, ठीक है जी. टू प्रोड्यूस म्यूकस, दैट्स ऑल्सो नॉट द पर्पज़. होता आपके माउथ में म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है मेनली. To move digested food along the intestine by peristalsis, well, that's what the entire gut does, right? What's the main function? So main function is actually कि वो surface area बढ़ाता है for absorption. Question number 10, the symptoms of a disease include weakness, fatigue, aching, and swollen joints, and swollen and soft gums. All right, so this question gave itself off when I read this, particularly swollen and soft gums. जब भी ये वाला सीन आ जाए तो एटलीस्ट फॉर ओ लेवल्स और ओ लेवल बायोलॉजी, this happens when there's a lack of vitamin C. ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसकी डेफिशिएंसी की निशानी है. अगर आपके अब इसको अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने, इफ़ यू आर ब्रशिंग योर टीथ नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली बात, अगर आप ज़ोर से ब्रश करेंगे यू कैन get bleeding gums, but if you're doing it normally and you still get bleeding gums very often, this means you have a deficiency of vitamin C. ठीक है, so you can actually note this down. अगर आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं तो it's time to start taking your supplements. Well, so the answer is C. लैक ऑफ विटामिन सी है, तो अगर आपने ट्रीट करना है इसको तो जस्ट डू वट एवर जिसमें विटामिन सी रिक्वायर्ड है. विटामिन सी की गोलियां भी मिलती हैं. ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, लेमन इज़ रिच इन विटामिन सी. जितना सिट्रिक फूड है आपका वो सारे का सारा रिच है इन विटामिन सी. ओके, question number 11, the diagrams show transverse sections of a, okay, I was never able to pronounce this word, so I'll skip that, but I get what they're saying. Root and stem. Which tissues transport sugar? So कौन सा transport करता है sugar, आपको पता होना चाहिए. that is phloem. देखिए जी, ये है आपकी रूट, ये है आपकी स्टेम. रूट में जो आपका इनर पोर्शन होता है ये होता है जाइलम. इसका काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है. और स्टेम के अंदर जो आपका अंदर या इनवर्ड साइड पे पॉइंट कर रहा होता है ये होता है आपका जाइलम. तो डेफिनेटली जो आपका एम है जो आउटर या आउटवर्ड साइड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है इन स्टेम, दैट इज़ फ्लोएम, ठीक है. और जो ये आपके सेमी सर्कल्स आपको चार नज़र आ रहे हैं, नॉट एल, माई बैड, के, ये हैं आपके फ्लोएम. सो शुगर ट्रांसपोर्ट करती है आपकी के एन एम. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम शोज a cut plant shoot in a container of water. What will stop the movement of water up the stem? A fall in the humidity of the air. देखें, ह्यूमिडिटी अगर गिर जाएगी तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑफ द इनर लीफ एटमोसफेयर, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, इन द एयर, वो ड्रॉप इंक्रीज़ कर जाएगा. एंड इन दैट केस ट्रांसपायरेशन शुड इंक्रीज़. तो उसकी वजह से तो वाटर आपका मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ, राइट. उसकी मूवमेंट बढ़ जानी चाहिए. सो ए कांट बी द आंसर. अ राइज इन टेम्परेचर. व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो वैसे ही बढ़ जाता है, तो आपकी ट्रांसपायरेशन वैसे ही बढ़ जाएगी. सो वाटर मूवमेंट भी बढ़ जाएगी. सो बी कांट बी द आंसर आइदर. ब्लॉकेज इन द जाइलम. वेल यस, जाइलम आपकी एक ट्यूब है. अगर उसके अंदर कहीं एयर बबल आ जाता है, लेट्स से कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है, तो डेफिनेटली जो पानी ऊपर जाना चाह रहा था वो अब नहीं जा सकता. So C looks like the right answer. An insect sucking sugar from the phloem. Well, that's phloem. That does not even have anything to do with the movement of water particularly. That's xylem which we are concerned with. So D तो answer नहीं हो सकता. Question number 13.
Which pathway does oxygenated blood follow in the human body? So let's say this is your heart. ठीक है जी, या आपका राइट एट्रियम है, या आपका राइट वेंट्रिकल है, या आपका लेफ्ट एट्रियम है, एट्रिया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपके पास आपके लंग्स हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा शो करते हैं। सो हियर्स व्हाट हैपेंस, यू हैव द राइट वेंट्रिकल। इधर से आपको ब्लड मिल रहा है दो सोर्सेस से, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा। आई एम नॉट गोना मेंशन देम बिकॉज दैट्स नॉट द पॉइंट। and actually I'll use another color. Let me use dark brown, dark blue, क्योंकि I want to differentiate between deoxygenated and oxygenated. यहाँ से ब्लड आपका फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ट्रैवल करता है टूवर्ड्स योर लंग्स। लंग्स में असल जाके आपकी ऑक्सीजनेशन होती है। जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो आपका अब यहाँ से हम पाथवे जो स्टार्ट करने लगे हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये आता है आपकी लेफ़्ट एट्रिया की तरफ, वहाँ से जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, और यहाँ से ही निकलता है और चला जाता है इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब नेमिंग की जहाँ तक बात है तो याद रखें, जो आपके ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट, दे विल ऑलवेज बी वेन्स, एंड दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट विल ऑलवेज बी आर्टरीज। तो ये क्योंकि ब्लड हम ला रहे हैं टूवर्ड्स द हार्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेन, एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली नोन एज द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रिया में आई, लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, और फिर वहाँ से आपकी ये तो बहुत ही फेमस आर्टरी है aorta, इधर चली गई। So not the pulmonary artery, it's the pulmonary vein, brings blood to the left atrium, then the left ventricle, and then the aorta. इसका आंसर बन जाता है डी। Okay. The graph shows a person's pulse rate over a period of time during which they rest, paddle an exercise bike, and then rest again. They're saying at which point did the person stop paddling? तो देखें, जब आप पैडल कर रहे हैं तो आपकी पल्स रेट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है, उसको ज़्यादा रेस्पिरेशन करनी है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, उसने जल्दी जल्दी ब्लड भेजना है टू योर मसल्स विच आर डूइंग रेस्पिरेशन। लेकिन जिस पॉइंट पे आप पैडलिंग करना छोड़ देंगे, उस पॉइंट पे अब आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ड्रॉप करेगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर रही है तो रेस्पिरेशन इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पॉइंट पे आपका पल्स रेट ड्रॉप करेगा, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड द आंसर इज बी, ठीक है, क्योंकि बी के बाद से यू कैन सी द पल्स रेट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। Question number 15, which row shows the blood pressures in an artery, a capillary and a vein? So pressure artery में ज़्यादा होता है, फिर आपकी capillary में होता है, फिर आपकी vein में होता है, जहाँ तक pressure का ताल्लुक है। So that would be D. Question number 16, anaerobic respiration takes place when there's a lack of, well, oxygen. Very simple. Question number 17, the apparatus shown is used to make alcohol by anaerobic respiration. What are P, Q and R? तो देखिए जी, आपकी यीस्ट फंगा है आपकी, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। आपके पास ग्लूकोज होता है, उस पर एनाएरोबिक कंडीशंस में यीस्ट एक्ट करती है, उसको कन्वर्ट करती है इनटू एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी एथेनॉइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़। सो ये इस तरीके से होती है आपकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें यीस्ट यूज़ हो रही होती है, इसका पर्टिकुलर एंजाइम जो काम करता है इसमें दैट इज़ जाइमेज, और एनाएरोबिक कंडीशंस यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हो रहा होता है। सो organism P is going to be a fungus or a fungi, and Q is basically your glucose or gas, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। Question number 18, the diagram shows the rib cage and some of the muscles involved in breathing as seen from the side. Okay, what happens when the intercostal muscles shown in the diagram contract? देखिए, जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज़रा ब्रीद इन ब्रीद आउट करके देखें।
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब आप खुद सोचें अगर ये इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आपकी जो लंग्स हैं उसको छोटा नहीं करेंगे, राइट? जब आपके इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके लंग्स की जो वॉल्यूम है क्या ये इसको डिक्रीज नहीं कर रहे होंगे? अभी ब्रीद इन ब्रीद आउट करके देखें। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कंस्ट्रक्ट कर देना। सो दैट हैपन्स इफ आई एम ब्रीदिंग, व्हेन इज माई लंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग? व्हेन आई एम ब्रीदिंग आउट, राइट? सो मतलब मैं जब ब्रीद आउट कर रही हूँ तब मेरे जो लंग्स की वॉल्यूम है वो गिर रही है। दैट इज़ व्हेन माई इंटरकॉस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. So when I'm breathing out, that is when my ribs, because that's easier to notice, they're going down, right? They're not coming out. आपकी रिब्स बाहर की तरफ आती हैं जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं। जब आप ब्रीद आउट करते हैं आपकी रिब्स आर मूविंग डाउन. सो मुझे तो इसका आंसर डी लग रहा है, बट लेट मी कन्फर्म विद ABC. सो द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस. तो नहीं, जब आपकी वॉल्यूम गिरती है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर बढ़ जाता है. तो प्रेशर को बढ़ना चाहिए जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, तो ये तो गलत हो गया. द लंग्स इन्फ्लेट. तो इन्फ्लेट का मतलब है बड़ा हो जाना, फूल जाना, राइट? वी से दैट अ बलून इज इन्फ्लेटेड, बट व्हेन यू ब्रीदिंग आउट योर लंग्स आर एक्चुअली डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम. तो वो इन्फ्लेट नहीं हो रहे, इनफैक्ट ऑपोजिट हो रहा है. द डायफ्राम मूव्स डाउन. तो देखिए डायफ्राम असल में इस तरह एग्जिस्ट करता है इन अ कर्व्ड पाथ, इन अ कर्वेचर वे, ठीक है? एंड जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं और क्योंकि लंग एक्सपैंड करता है तो उसको जगह बनानी होती है, दैट इज़ व्हेन इट एक्चुअली मूव्स डाउन टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपैंड. सो राइट नाउ वी आर ब्रीदिंग आउट. तो ब्रीदिंग आउट में तो वो वापस अपनी इस नॉर्मल कंडीशन में जा रहा होता है. सो ए कांट बी द आंसर आइदर. Question number 19. The diagram shows a dialysis machine where substance would not be present in a sample of the dialysis fluid taken from point X. तो जी देखें आपके पास इसमें तरह तरह की चीज़ें होंगी आपके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है? लेकिन उसमें होता है बेसिकली ये है कि आपने इसमें सॉल्ट शुगर्स इंपॉर्टेंट डाली हुई होती हैं, वो ब्लड में जा रही होती हैं, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें होती हैं, दे आर बेसिकली कमिंग आउट. सो पॉइंट एक्स इज़ व्हेन द डायलिसिस इज़ कमिंग आउट. तो यानी इसमें वो चीज़ें होंगी जो पेशेंट के ब्लड से हमें आ रही हैं, ठीक है? अब वो कहते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे. तो हाँ, हो सकते हैं इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखें एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है. अब वो पेशेंट के ब्लड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए थी, वो सारी डिफ्यूज़ हो गई. बाकी हो सकता है डायलिसिस के फ्लूइड में बाकी बच गई हुई हो ग्लूकोज, राइट? उतनी और डिफ्यूजन की ज़रूरत ना हो तो वो और डिफ्यूज़ ना हुई हुई हो, तो ग्लूकोज तो उसमें हो सकता है. सॉल्ट आइंस भी हो सकते हैं, सेम स्टोरी. जितने चाहिए होंगे वो पेशेंट के ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे पीछे. यूरिया के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे, वो पेशेंट के ब्लड से आ रहे होंगे. पर हाँ, इसका आंसर सी नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जो डायलिसिस की ट्यूब्स होती हैं वो पार्शली परमिएबल होती हैं, जस्ट लाइक योर कैपिलरीज. और क्योंकि वो पार्शली परमिएबल होती हैं तो दे विल नेवर अलाउ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स टू डिफ्यूज फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड इन टू द डायलिसिस फ्लूइड. ये कभी नहीं होगा, ठीक है? सो इसलिए सी इसका आंसर नहीं हो सकता. दैट इज़ व्हाट कैन नॉट बी प्रेजेंट. Okay, question number 20. Which part of the skin has a major role in insulating the human body? Fats, fats, fats. And so the answer is B. Insulation भी की तरह भी एक्ट करती है. ये आपकी विंटर्स में आपको गर्म रखने के लिए भी यूज़ होती है आपकी फ़ैट. और इसके अलावा आपकी फ़ैट्स जो हैं वो अगर आपको कभी शॉक लग जाए, करंट लग जाए या किसी भी तरह का शॉक हो, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं आपकी फ़ैट्स. एंड इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स गिरना शुरू हो जाए और उनकी सप्लाई और उसकी जो स्टोरेज है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो फैट्स विल इट्स एक्चुअली फैट्स विच विल देन स्टार्ट डिग्रेडिंग. सो इफ़ दुनिया में फेमिन आ जाए, जो अल्लाह ना करे कभी हो, बट अगर पूरी दुनिया में फेमिन आ जाए तो इनफैक्ट दोज पीपल हु हैव द लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ फैट्स विल सर्वाइव द लॉन्गेस्ट, ठीक है? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज है. कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती है जब आप भूखा रहते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए. एंड that's where the concept of keto basically arises, कि you stop eating carbohydrates and so your body then starts using your fats, it starts breaking those down. इसी वजह से आपका वेट ड्रॉप करता है. So I think I've heard that Cristiano Ronaldo is actually the person with the
smallest amount of fat in his body, I think maybe 7%. But in case there's a famine, then we would have to say and goodbye to Cristiano Ronaldo the first. Well, keeping all of that aside, that's for today's class. If you enjoyed the video, give it a thumbs up, maybe subscribe to the channel and hit the bell icon. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. I'll be back with another video. Till then, खुदा हाफिज.